आइए हम प्रश्नावली 2.3 से कुछ सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, इसको देखिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। पहले लिख दीजिए दिया गया समीकरण है 7x ऋण 4y बराबर p। 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में ये जो मान दिया हुआ है x बराबर 2 व y बराबर 4 का मान रखते हैं। आइए मान रखें तो एक बार समीकरण को फिर से लिख दीजिए। 7x ऋण 4y बराबर p। यहाँ 7 गुणा x का मान है 2 तो 2 रखिए, ऋण 4 y का मान यहाँ पर है 4। इस प्रकार से हो गया 7 गुनी 14 ऋण 4 4 16 बराबर p। ध्यान दीजिए 16 में 14 घटेगा तो 2 बचेगा और बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है, तो इसलिए इसको हम रखेंगे ऐसे p बराबर ऋण 2। तो इस प्रकार इस समीकरण में p का मान हमें ज्ञात हो चुका है। तो यही उत्तर है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। हल। यहाँ भी एक बार सरल रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण ऐसे लिख लीजिए। तो ये है 2x ऋण ky बराबर 9। ध्यान दीजिए सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। इसका अर्थ यह है कि कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 ऋण 1 है। ये वास्तव में क्रमिक युग्म है। आप लोग ध्यान दीजिए किसी बिंदु का निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु का जो निर्देशांक है उसको क्रमिक युग्म x y से दर्शाया जाता है। या फिर एक और तरीका है स्मॉल a स्मॉल b और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। इसका आशय है पहला वाला जो मान है वह x का मान हुआ, दूसरा जो मान है वो y का मान हुआ। तो इस सरल रेखा के समीकरण में यदि हम x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर ऋण 1 रखें तो ये समीकरण जो है संतुष्ट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से होकर गुजरती है, अतः समीकरण में यानी इस समीकरण में x बराबर 1 व y बराबर ऋण 1 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। संतुष्ट होगा का आशय
कि समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल आएगा, बराबर आएगा, तो संतुष्ट होगा। अतः x बराबर 1 व y बराबर ऋण 1 समीकरण में रखेंगे, समीकरण में रखते हैं। आइए मान रखें, तो एक बार समीकरण को लिख लीजिए। 2x ऋण ky बराबर 9। यहाँ पर देखिए x का मान है 1 और y का मान कितना है, ऋण 1 बराबर 9। ऐसे 2 1 कम 2, ऋण के और ऋण 1 से गुणा हो जाएगा धन के और बराबर 9। यहाँ पर देखिए k को पक्षांतर कर देंगे, समान पद को एक और लेने पर ऐसा है तो ये ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, या समान पद के पक्षांतर से भी लिखा जा सकता है। तो k बराबर यहाँ आ गया 7। अब आप लोग चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। k का मान 7 आया है, इस k के मान 7 को यहाँ रखिए समीकरण में, सरल रेखा के समीकरण में, तो दोनों पक्ष बराबर आएगा। ये जांच आप लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण में देखिए 2x ऋण k के स्थान पर रखेंगे क्या, 7y बराबर हो जाएगा 9। अब इस सरल रेखा के समीकरण में x का मान 1, y का मान ऋण 1 रखेंगे, तो 2 गुणित 1 ऋण 7 गुणित ऋण 1 बराबर 9। हल कीजिए तो 2 ऋण और ऋण का गुणा धन हो गया बराबर 9। तो देखिए 2 और 7 9 बराबर 9। तो स्पष्ट है LHS बराबर RHS। इस प्रकार से समीकरण संतुष्ट हो गया k के मान 7 के लिए, तो इसे हम उत्तर लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार। तो प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रश्न क्रमांक 8 समीकरण निकाय 4x धन 7y बराबर 18, 4x धन 7y बराबर 18। और दूसरा समीकरण है 2x धन y बराबर 4, 2x धन y बराबर 4। ध्यान दीजिए, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ये समीकरण 2। पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। ध्यान दीजिए, आप लोग पूरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। जांचिए कि दिया गया समीकरण निकाय, अर्थात ये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा कि अनंततः अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। हमको जांच के बताना है कि तीनों शर्तों में से कौन सा शर्त का पालन इसमें होता है। साथ ही यदि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल अगर आता है तो फिर जो चर है x और y उनका हमको मान भी ज्ञात करना है, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त करना है। आइए सबसे पहले हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण निकाय की मानक समीकरण निकाय से हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1 की जगह में क्या है 4, A2 की जगह में क्या है 2, ऐसे B1 का मान यहाँ पर है 7 और B2 का मान है 1, देखिए गुणांक 1 है। इसी प्रकार C1 का मान है 18 और C2 का मान है 4। इस प्रकार से अब हम यहाँ जांच करके देखेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी सबका अनुपात ले लेंगे। अनुपात लेने पर आइए पहले A1 और A2 का अनुपात लेते हैं। तो 4/2 ऐसे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटेगा तो 2/1 आया। B1 और B2 का अनुपात ले लेते हैं यहीं पर, B1 अनुपात B2, तो ये हो जाएगा 7/1।
ध्यान दीजिए यही, चूंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों अनुपात का मान समान नहीं है, तो स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ऐसे इसका अर्थ हुआ दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा ऐसे। अब अद्वितीय हल है तो अब हमें अद्वितीय हल प्राप्त करना है, आप लोग ध्यान देंगे। तो अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए हमें वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करना होगा। वैसे तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, पर इस विधि का अब ज्यादा प्रयोग नहीं किए हैं, तो आइए इस सवाल को हम वज्र गुणन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। आइए पहले यहाँ पर मानक समीकरण को लिख लेते हैं। A1x धन B1y बराबर C1, A2x धन B2y बराबर C2। देखिए इस मानक समीकरण के द्वारा हम सूत्र प्राप्त करेंगे। तो x के लिए जब हम हल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, और जब x का मान ज्ञात करना रहेगा चर x का, तो चर x वाला दोनों समीकरण के जो पद है उसको हमको छोड़ देना है, y वाला जो पद है और अचर पद है उसको हम लेंगे। तो देखिए गुणा कैसे होगा। सबसे पहले जो पहला जो गुणनफल होगा वह ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, तो B1 का गुणा C2 से करेंगे, B1 गुणा C2, ऐसे B1 का गुणा C2 से, और उसके बाद हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो B2 का गुणा हो जाएगा C1 से। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और फिर ऐसा हमको y का मान प्राप्त करना रहेगा, तो देखिए y का जब मान प्राप्त करना रहेगा तो y वाले पद को छोड़ करके हमको x वाला पद और अचर पद इनका गुणा करना होगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं, तो हमको इसका इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे A2 C1 इनका गुणा, और फिर नीचे से इधर जाएंगे तो A1 C2, इस प्रकार से। अचर पद इनका अगर मान निकालना है तो हम क्या करेंगे देखेंगे, ये वाला पद को छोड़ देंगे और x और y वाले पद का जो गुणांक है ना, चर x का गुणांक और y का गुणांक, इनको गुणा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो हमको ध्यान देना होगा A1 B2 और फिर A2 B1, ऐसे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए B1 C2, ये सूत्र रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, ध्यान देंगे इसको। B1 C2 माइनस B2 C1, पहला जो गुणनफल आएगा उसमें से दूसरा गुणनफल को हमको घटाना होता है, तो चिन्ह का ध्यान देंगे। और इसी प्रकार y का जब मान निकालना रहेगा तो A2 C1 माइनस A1 C2, ऐसे। अचर पद का मान निकालना रहेगा तो A1 B2 माइनस A2 B1। एक बार आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए और आगे अब हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान यहाँ पर दिया गया है। इन मानों को हमको यहाँ पर रखना है सावधानी से। आइए मान रखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर है B1 और C2 को गुणा है, तो B1 और C2 तो 7 गुणित 4
7 गुणे 4 ऋण B2C1 तो 1 गुणित 18 इसको ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ऐसे A2 कहाँ है और C1 ये, तो 2 गुणित 18 ऐसे। फिर A1C2 तो 4 गुणा 4 इसको क्वेश्चन में ले लीजिए ऐसे बराबर ऋण 1। A1 का मान है 4, B2 का मान है 1, तो 4 गुणित 1 ऋण A2B1 तो 2 गुणित 7 इसको ब्रैकेट में लीजिए। आगे हल करते हैं। 7 चौक 28, 18 एकम 18 इसको देखिए 18 दूनी 36, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 7 दूनी 14 ऐसे। 28 में 18 घटाइए तो बचेगा 10, 36 में 16 घटाइए तो बचेगा 20 ऋण 1, 14 में 4 घटाइए तो बचेगा ऋण 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x/10 बराबर y/20 बराबर अंतर दोनों ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो गया। अब ध्यान देना है, चर x का मान ज्ञात करना है तो ये वाला पद को लेना है और अचर पद को लेना है, बीच वाला y वाला पद को छोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे चर x के मान के लिए आइए देखें तो x/10 बराबर 1/10 ऐसे। ठीक है, दोनों 10 कैंसिल हो गया, हर समान है तो x बराबर आ गया 1, x का मान 1 आया। अब हमको y का मान प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, y वाला जो पद है और अंतिम अचर पद है इन दोनों को लेंगे। यहाँ लिख लीजिए y के मान के लिए तो ये y/20 बराबर 1/10। आइए सीधा गुणा कर देते हैं तो 10y बराबर 20 एकम 20। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 20/10 अर्थात 2। तो यहाँ पर y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। हम यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 1 व y बराबर 2 प्राप्त हुआ ऐसे। अब यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप वज्र गुणन विधि से भी किसी समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर सकते हैं। शेष सवाल अगली कड़ी में।